Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So this is second part of your miscellaneous exercise 10, chapter number 10, vector algebra of your NCERT 12th board syllabus. Up to question number 8 we have completed in the first part. So those students who want to see the solutions of questions up to question number 8 can watch the first video. And the rest students who want to see the solutions from question number 9 can join in this video. Question number 9 read out करते हैं. Find the position vectors of a point R which divides the line joining two points P and Q. Whose position vectors are these and this? P के position vector, Q के externally in the ratio 1:2. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम स्ट्रेट अवे. सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं स्ट्रेट अवे. क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है P, एक तो है P, लेट्स से ये तो है P और ये है Q. ठीक है, और P और Q लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q को एक लाइन ज्वाइन कर रही है लाइक दिस. उसके बाद P और Q के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. तो लेट अस से ये है ओरिजिन. तो पोजीशन वेक्टर्स कैसे बनाते हैं? ओरिजिन से कनेक्ट करके बनाते हैं. तो वेक्टर OP गिवन है हमको एक तरीके से और वेक्टर OQ भी गिवन. ठीक है, तो वेक्टर OP एंड वेक्टर OQ ये हमारे इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं. और हैं क्या? देखो P के तो हैं वेक्टर 2a प्लस B, वेक्टर B, ये तो है पोजीशन वेक्टर ऑफ P. और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q गिवन है A माइनस वेक्टर 3P. फाइन, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक तीसरा पॉइंट R, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है. दैट मीन्स हमको वेक्टर OR निकालना है. ठीक है, इस तरीके से निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि PQ को डिवाइड कर रहा हो एक्सटर्नली इन द रेशियो किसमें? 1:2. यानी R पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स R पॉइंट यहाँ तो या तो इधर एक्सटेंड करके कहीं मिलेगा या फिर उधर एक्सटेंड करके कहीं मिलेगा. फाइन, अब वो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा वो अपने को पता चले, क्योंकि एक्सटर्नली कह रहा है ना बेटा. अगर इंटरनली कहता है तो उस PQ के बीच में कहीं लगाते. एक्सटर्नली में या तो इधर एक्सटेंशन होगा या इधर एक्सटेंशन होगा, बट कहाँ होगा ये पता लगाने के लिए हम रेशियो देखेंगे. तो PQ को R जो है डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2. इसका मतलब क्या होता है? RP डिवाइडेड बाय RQ. RP डिवाइडेड बाय RQ क्या है? 1/2. तो R से लेके P, अब R में कहाँ लगाऊं ताकि R से लेके P तो 1 हो जाए और R से लेके Q 2 हो जाए. तो देखो R से लेके P नजदीक है, P नजदीक है ना R के, तो मैं R इस साइड लगाऊंगा. समझ में आई ना बात? देखो RP की वैल्यू 1 है और RQ की वैल्यू 2, तो नजदीक कौन है R के? P. तो हम R कहीं यहां लगा देते हैं. लेट अस से यहां लगा दिया मैंने R. समझ आया? इस तरीके से अपन पता लगाएंगे कि ये R एक्चुअली इसकी पोजीशन कहाँ है. तो अब ये RP है बेटा, ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2. दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो है 1, ठीक है, और ये वाला पार्ट है पूरा 2. समझ आया? 1:2 ऐसे ही तो होगा. RP तो है 1 और RQ है 2. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आपको इस जो ये तीसरा पॉइंट है ना R, इसका भी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर, मतलब कंपोनेंट फॉर्म या जो भी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर OR की कंपोनेंट फॉर्म आपको चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, सॉरी, वेक्टर OR क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्लियर है? शुरू करें. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी एक्सटर्नल डिवीजन वाला. तो याद है किसी को? सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल, शॉर्ट में लिख देता हूं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. इसका मतलब क्या मानेंगे अपन? सेक्शन फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. तो अगर आपको याद हो तो ऐसे निकालते हैं हम, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है R है ना, तो वेक्टर OR की वैल्यू हो जाएगी, वेक्टर OR की वैल्यू हो जाएगी, अगर P और Q है, देखो अगर हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग क्या है? PQ, और किस रेशियो में है? लेट अस से वो रेशियो है M:n. अगर वो रेशियो M:n है तो फिर वेक्टर OR कैसे निकलता था? वो निकलता था M का Q से पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करो, N का ऐसे क्रॉस में. ठीक है, तो M इंटू वेक्टर OQ,
और एक्सटर्नल है तो क्या कर दूंगा, माइनस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ओ पी डिवाइडेड बाय m माइनस n। यही फॉर्मूला था, बताओ। ठीक है ना, क्रॉस में करेंगे m को q से, n को p से, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग pq है ना, लाइन ज्वाइनिंग pq है तो m इंटू q n इंटू p। m इंटू q का मतलब है m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ q, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ p, और एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। अगर ये इंटरनल होता तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आता और नीचे भी प्लस का साइन आता। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, तो इस हिसाब से मैं नीचे निकाल लेता हूँ वेक्टर ओ आर। सो वेक्टर, अब इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है बस आपको। वेक्टर ओ आर इक्वल टू m इज टू n, तो अभी मेरे पास रेशियो क्या है, m इज टू n की जगह 1:2, तो m की वैल्यू तो है 1, और वेक्टर ओ क्यू देखो हमने कहीं ना कहीं नोट किया, ये रहा वेक्टर a माइनस 3b, माइनस n की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ओपी 2a प्लस b, फाइन, डिवाइडेड बाय m माइनस n, तो 1 माइनस 2। ठीक है, ठीक है, 1:2 ही था ना, कहीं 2:1 थोड़ा ना था, 1:2 ही था। ठीक है, ओके, तो 1 इंटू ए माइनस 3 भी तो वही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो -2 इंटू 2a यानी -4a, और -2 इंटू बी यानी कि -2b, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, तो a माइनस 4a क्या हो जाएगा, -3a, और -3b माइनस 2b क्या हो जाएगा, -5b, और डिवाइडेड बाय -1, सारे माइनस कट के ये क्या बच जाएगा, प्लस का 3a प्लस का 5b वेक्टर। तो ये तो आ गया आपका पहला आंसर, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ आर हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले इतना मैच करो, मैच कर रहा है आंसर की से, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन और भी है। आंसर एक ही है, यही है, मतलब आंसर यही है। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली प्रूव करने का, तो फर्स्ट मैच कर गया ना सॉल्यूशन वाला, 3a प्लस 5b इज द आंसर, 3a प्लस 5b। तो हमको जब आंसर पता चल गया है तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देता हूँ और मेरा आंसर यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेता हूँ, ताकि सेकंड क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग बने। क्या आंसर आया, 3a प्लस 5b। ठीक है, ये वेक्टर ओ आर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब आपकी नजर आर क्यू लाइन सेगमेंट पे होनी चाहिए, देखो आर क्यू और पी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। वैसे तो कॉमन सेंस है, देखो आर से लेके पी अगर 1 यूनिट है और आर से लेके क्यू अगर 2 यूनिट है तो पी मिड पॉइंट होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। बट अपने को तो वेक्टर फॉर्म सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करना है। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप पी को पॉइंट ऑफ डिवीजन मानेंगे। पिछले केस में आपने क्या माना, आर को पॉइंट ऑफ डिवीजन माना और सेक्शन फॉर्मूला लगाया, और सेक्शन फॉर्मूला से आपने वेक्टर ओ आर निकाला। अब की बार क्या करेंगे, आर को भूल जाओ, पी को पॉइंट ऑफ डिवीजन मानेंगे और रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि रेशियो 1:1 है तो प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट है। समझ आया। तो अब अपन रेशियो ऑफ डिवीजन निकालेंगे यूजिंग द पॉइंट पी को पॉइंट ऑफ डिवीजन मान के, और आर और क्यू के जो पोजीशन वेक्टर्स हमको गिवन है, क्यू के तो गिवन थे इसे, आर के गिवन नहीं थे, हमने निकाल लिए। तो आर और क्यू के अब अपने को पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, और पी का अपन पॉइंट रेशियो ऑफ डिवीजन निकालेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ने λ/1 मान के रेशियो ऑफ डिवीजन निकाला था, वही λ/1 मानेंगे और वो रेशियो ऑफ डिवीजन 1:1 आ जाएगा, तो हम प्रूव कर देंगे कि पी जो है आर क्यू का मिड पॉइंट है। समझ में आया। तो मैं इतना पार्ट डिलीट कर दूं क्या इधर वाला, ताकि आगे का पार्ट कर सके, मतलब फिगर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, और बिना फिगर के नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो समझ थोड़ा सा कम आएगा। तो फिगर को रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मुझे ये बताओ, वो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला काम करेगा वहां पे या इंटरनल करेगा। अब तो इंटरनल करेगा, क्योंकि जब आप P को पॉइंट ऑफ डिवीजन मान रहे हैं तो P तो आर क्यू के तो अंदर ही है। जब R को PQ का पॉइंट ऑफ डिवीजन मान रहे थे तो R PQ के बाहर था, बट जब P को RQ का पॉइंट ऑफ डिवीजन मान रहे हैं तो वो तो उसके अंदर है। सो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, सेकेंड पार्ट के लिए ये इंटरनल बन चुका है। क्या बन चुका है, इंटरनल। ठीक है, अब सुनिए, इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला क्या कहता है। वो ये कहता है कि लेटर से अब ओपी है मेरे पास, अब मेरे पास लाइन सेगमेंट तो है आर क्यू, लाइन सेगमेंट क्या है
आर क्यू, और उसका रेशियो मैंने मान लिया है लैम्डा इज टू 1, और ओपी की वैल्यू आएगी, वेक्टर ओपी की वैल्यू आएगी वही फॉर्मूला तो क्या कहता है, m इंटू, जैसे सपोज करो मैंने इसको m इज टू n माना होता तो क्या आती, वही क्रॉस में m का q से n का r से, तो m इंटू वैक्टर ओ क्यू, लेकिन अभी इंटरनल है तो प्लस n इंटू वैक्टर ओपी डिवाइडेड बाय व्हाट, m प्लस n। और m इज टू n मैंने क्या मान लिया, क्योंकि मुझे m इज टू n की वैल्यू निकालनी है, तो कल भी समझाया था m और n दो लेटर्स रखें, इससे अच्छा एक ही लेटर रख लेता हूँ और उसको क्या मान लेता हूँ, लैम्डा इज टू 1। चलो वेक्टर ओपी की वैल्यू गिवन है, नोट करो, नहीं वेक्टर ओपी की वैल्यू, हाँ गिवन है ना, वेक्टर ओपी की वैल्यू क्या है, 2a प्लस बी, m इज टू n को मैंने लैम्डा इज टू 1 माना है, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू भी गिवन है, वेक्टर a माइनस वेक्टर 3b, प्लस n की जगह 1 रखा गया है, और वेक्टर ओपी की वैल्यू है क्या, गलत किया है क्या, एक मिनट रुको गलती, हाँ वो आर है, वो उसमें से मिक्स हो गया तो दिखा नहीं थी, ये आर है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी फिर वेक्टर आर होगा ये, ठीक है, एन इंटू वेक्टर आर। हाँ तो ओ आर की वैल्यू पहले नहीं थी, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में निकाल ली, डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट मीन्स लैम्डा प्लस 1, फाइन, समझ आया। चलो लैम्डा प्लस 1 को तो उधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, तो लैम्डा प्लस 1 से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बताओ क्या होगा, ये 2 इंटू लैम्डा और 2 इंटू 1, यानी 2 लैम्डा प्लस 2, समझ में आ रहा है, 2 लैम्डा, देखो कैसे करोगे, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू लैम्डा प्लस 1, तो टर्म को टर्म से कर दो, चलो 2 लैम्डा, 2 वेक्टर ए इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा वेक्टर ए, फिर 2 वेक्टर ए को प्लस 1 से करेंगे तो 2 वेक्टर ए, फिर बी को कराओ अब, तो बी इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और 1 इंटू वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, ये तो बन गया मेरा एलएचएस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ आरएचएस, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिखूंगा मैं यहाँ पे, ओ क्यू वेक्टर क्या लिख दिया मैंने, 3b, ये प्लस क्यों लगाया मैंने, 3b तक ही तो है, मुझे प्लस बाहर था, मैंने अंदर ही लगा दिया, ठीक है, हाँ तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर है, फिर -3 लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो का वही आएगा, प्लस वेक्टर 3a प्लस वेक्टर 5b। अब पहले यहाँ का यहाँ पे ही सॉल्व कर लो, देखो तो वेक्टर ए, या फिर एक काम करो, वेक्टर ए कैसे करोगे, हाँ इधर वाले वेक्टर ए की टर्म्स एक साथ ले लो, और उधर भी वेक्टर ए की टर्म्स एक साथ ले लो, और फिर कंपेयर करके करो, तो इधर वाले वेक्टर ए की टर्म्स एक साथ ले लूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स वेक्टर ए, और बी की ले लूं तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स वेक्टर बी, और उधर भी ले लो, तो उधर वेक्टर है, देखो ये किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो लैम्डा प्लस 3 टाइम्स वेक्टर ए, और हाँ 2 आएगा बिल्कुल, 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स वेक्टर है, ठीक है, और इधर लैम्डा प्लस 3 टाइम्स वेक्टर है, और देखो प्लस लगाओ बीच में आप जानबूझ के, तो अंदर क्या आ जाएगा, -3 लैम्डा प्लस 5 टाइम्स वेक्टर बी, यहां तक क्लियर है। अब आप कंपेयर करो वेक्टर ए को वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए का कोएफिशिएंट वहां पे क्या है, वेक्टर ए का कोएफिशिएंट क्या है, 2 लैम्डा प्लस 2, और इधर क्या है, लैम्डा प्लस 3, तो ये तो इससे कंपेयर हो जाएगा, और वेक्टर बी का वहां पे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, -3 लैम्डा प्लस 3, तो इसको तो कंपेयर कराऊंगा इससे, और इसको कंपेयर कराऊंगा इससे, और दोनों से लैम्डा की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, और वही हमारा रेशियो ऑफ डिवीजन बताएगा मुझे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी का काम। तो कंपेयर करता हूँ, चलो 2 लैम्डा प्लस 2, किसी भी एक को कंपेयर कर लो और दूसरे में पुटअप करके देख लो, लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा को इधर बुलाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी सिंगल लैम्डा, और 2 को उधर भेजेंगे तो 3 माइनस 2 1, इधर से लैम्डा की वैल्यू 1, चलो सेकंड को भी कंपेयर कर ही लो, तो लैम्डा प्लस 1 को कंपेयर करेंगे अपन -3 लैम्डा प्लस 5 से, -3 लैम्डा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 का लैम्डा, और 1 उधर जाएगा तो 4 रह जाएगा, तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू 1, तो दोनों कंपेरिजन से वी आर गेटिंग लैम्डा की वैल्यू 1, देयरफॉर जो रेशियो ऑफ डिवीजन था, देयरफॉर नीचे लिख दूंगा मैं, सो रेशियो ऑफ डिवीजन या इंटरनल रेशियो ऑफ डिवीजन इक्वल टू लैम्डा इज टू 1 मैंने माना था,
वो क्या हो गया, क्या हो गया वो 1:1, which implies that P is the midpoint of RQ. Proved. P is the midpoint of RQ. बिल्कुल आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। यहां तक क्लियर है? P is the midpoint of RQ. Proved. इतने में कुछ नोट करना हो तो नोट करो, फिर उस पर भी आते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर की जगह पी क्यू वेक्टर और आर क्यू वेक्टर देता तो कैसे करते? पी क्यू वेक्टर और आर क्यू वेक्टर देता तो फिर हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, और तो क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ही चाहिए आपको सेक्शन फॉर्मूला में लगाने के लिए, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में सारा काम पॉइंट्स का है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का है। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कहूं या उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स कहूं, बात एक ही। तो या तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, तो कैसे भी करके अपन या तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें या पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करें, वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिससे पोजीशन वेक्टर निकाली जा सके। ठीक है ना? वर्टिसेस से तो इजीली पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। मान लो 1,2,3 वो है कोऑर्डिनेट्स हैं, तो i के प्लस 2j के प्लस 3 के। अरे सेक्शन फॉर्मूला जब हम 10th में यूज करते थे तब कोऑर्डिनेट्स मिलते थे ना अपने को x, y की फॉर्म में। अभी वो x, y जो है पोजीशन वेक्टर बन के आ रहा है। डिफरेंस क्या है? कुछ ही नहीं है। वहां पे अभी अपन ये सब वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वहां पे अपन सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्योमेट्री सिस्टम में पढ़ते थे, वही सब उठ के आया वापस। हाँ जी, अब देखो मिड पॉइंट वाले तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वापस मैं थोड़ी सी स्क्रीन क्लीन कर देता हूं। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसमें आपको उसको मिड पॉइंट प्रूव करना है, जो सेकेंड वाला पार्ट है बेटा जिसमें आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है, उसमें एक तरीका और है, क्योंकि अपन ने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, याद है? जिससे अपन सिंपली क्या निकाल देते थे, अगर अपने को गिवन होता था कि इसका मिड पॉइंट है तो अपन सिंपली उसका पोजीशन वेक्टर इजीली निकाल देते थे, याद है? ठीक है। अब उधर जो लिखा हुआ है इसको भले लिखे रहने दो, इधर काफी हमारे लिए स्पेस, इधर कर देता हूं। देखो हम सीधा का सीधा क्या निकाल रहे हैं, आर क्यू का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आर क्यू का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ये मेरा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ आर। क्यों निकाल रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू? क्योंकि आपको प्रूव करना है कि पी ही मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है, तो मैं आर क्यू का मिड पॉइंट मेरे हिसाब से निकाल लेता हूँ, अगर वो पी निकल गया तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आर क्यू का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? आर क्यू का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज करो आर क्यू का मिड पॉइंट कोई भी लेटर मान लो, लेटर से पी ही मान लो एक बार के लिए, तो वेक्टर ओपी अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, याद है कैसे निकलता था? हाँ, वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकलता था। वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू, हालांकि क्यू पहले लेता था वो, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज ले लो, आर का पोजीशन वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर और उसका एवरेज। तो वेक्टर ओ आर है हमारे पास, क्या है? 3a प्लस 5b। ठीक है, प्लस ओ क्यू क्या है? a माइनस 3b डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। तो 3a प्लस a 4a और 5b माइनस 3b 2b डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो इट इज 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 खत्म होके क्या मिलता है? 2a प्लस b। तो प्रूव हो गया ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी यही तो आ रहा है, चेक करो। तो प्रूव हो गया कि p ही इसका मिड पॉइंट। मैंने तो अपने हिसाब से मिड पॉइंट निकाला, लेकिन वो निकला वही जो गिवन है, दैट मींस p इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? RQ। तो ये मिड पॉइंट वाला तरीका। आर क्यू का मिड पॉइंट प्रूव करना बेटा, आर क्यू का मिड पॉइंट चाहिए तो इसके जो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट्स हैं उन्हीं से तो पोजीशन वेक्टर बनेगा। एक तो बनेगा आर से ओ आर और एक से बनेगा क्यू से। फॉर्मूला में हर जगह पोजीशन वेक्टर्स हैं, हर जगह ओ आर है, ओ क्यू है, जैसे सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला वहां पे ओपी है, हर जगह केवल और केवल पोजीशन वेक्टर्स ही हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हर तरीके से इस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ लिया अपन ने
और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, द टू एडजस्ट, आ जाए तो आ जाए, एक्चुअली मैंने पेपर नहीं देखा, बना हुआ है काफी दिन पहले का ही। The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. अब देखो मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े पढ़ाए हैं ना वही पूछ रहा है, बस थोड़े से लैंग्वेज को घुमा फिरा रहा है। लेट अस से ये एक पैरेललोग्राम है, क्या कह रहा है कि इसकी दो कोई सी भी एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर फॉर्म गिवन है। लेट अस से कि ये ए बी सी डी, या चलो पी क्यू आर एस ले लेता हूँ, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, तो पी क्यू और पी एस ले लेता हूँ, तो वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी एस वेक्टर फॉर्म में क्या गिवन है, कोई भी एडजेसेंट साइड्स लेनी थी तो इसको ले लिया मैंने, पी क्यू को तो ले लिया मैंने, वेक्टर जो पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू जो है उसको क्या ले लिया मैंने, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। और ये वाली एडजेसेंट साइड ले लो आप, ये वाली i माइनस वेक्टर i का वेक्टर जो है वो i कैप कंपोनेंट फॉर्म है, -2j कैप और -3k कैप, ये मान लो वेक्टर पी एस। ये ऐसा उसने खुद ने कह रखा है कि पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो डाल दिया मैंने। आप कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकते थे, ये और ये भी ले सकते थे, ये और ये, जैसे भी आपकी इच्छा है। आपको क्या चाहिए कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि पैरेलल किसके हो, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल हो। तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल यही तो होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर पी आर ही तो होगा, बताओ होगा। तो वेक्टर पी आर निकालना है पहले और फिर उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ में आ गई बात? वेक्टर पी आर निकालना है पहले। ये क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो इसकी डायगोनल का वेक्टर बनाओ और फिर उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, यानी कि उसी का यूनिट वेक्टर, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन बता रहा है ये, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए अपने को। यानी कि आप तो कुछ मत करो, वेक्टर पी आर निकालो और वेक्टर पी आर का यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब वेक्टर पी आर कैसे निकालेंगे बताओ, इसके डायगोनल का वेक्टर कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम लो कह दो, ट्रायंगल लो कह दो। अगर मैं ये वेक्टर पी एस को है ना पैरेलली डिस्प्लेस कर दूं तो ये इधर वेक्टर क्यू आर पे शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ना कि वेक्टर पी एस एंड वेक्टर क्यू आर एग्जैक्टली द सेम, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट डायरेक्शंस बराबर होती हैं, और डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि ये अगर इस साइड जा रहा है पैरेललोग्राम में तो वो भी उसी साइड जा रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा होगा तो ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट जा रहा होगा तो उसको ऐसे कैसे आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो आई कैन से कि वेक्टर पी एस एंड वेक्टर क्यू आर जो है वो कोई अलग अलग वेक्टर नहीं है, एक ही वेक्टर है। और दूसरी बात, एडजेसेंट साइड्स कोई सी भी कही थी ना उसने, तो हटाओ इसको, इसी को ले लो सीधे ही, उसने तो कोई सी भी कही थी ना, इसी को ले लो। बट क्या होता है एडजेसेंट साइड में अपन इनिशियल पॉइंट एक साथ मिला के चलते हैं शुरुआत में, तो ये जो वेक्टर क्यू आर है ये भी क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा, आई कैप -2j कैप -3k कैप। तो अब वेक्टर पी आर कैसे निकालोगे, यूजिंग ट्राइंगल लॉ वी कैन से वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, एड करो यूनिट वेक्टर निकालो, खत्म। तो 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। एक चीज नोटिस करो कि एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई फिर तो यहाँ पे प्लस माइनस करने का ही काम है इस चैप्टर में। बताओ प्लस माइनस करने के काम के अलावा कोई, जैसे पहले इंटीग्रेशन में तो बहुत कुछ था, कैलकुलेशन वाइज वो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर था, बट कैलकुलेशन वाइज ये कुछ भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए कि करना ये है, फिर तो जोड़ बाकी करना है, बच्चे से भी करवा सकते। ठीक है, आ जाइए कर दीजिए, 2i प्लस आई 3i -4 -2j 5 -3 2k कैप। तो ये वेक्टर पी आर है और इसी की डायरेक्शन में आपको, इसका पैरेलल होने का मतलब है इसी की डायरेक्शन में, याद रखना इसका पैरेलल होने का मतलब है इसी की डायरेक्शन में। तो इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी आपको एक्चुअली पी आर, पहले चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तसल्ली से, और फिर पी आर का कैप चाहिए आपको, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का सम का रूट, 9 36 और 9 45, 45 और 4 49 एंड 49 का रूट प्लस -7, मैग्नीट्यूड है तो प्लस ले लेंगे। सो पी आर कैप हो जाता है, पी आर कैप हो जाता है वेक्टर पी आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर पी आर।
जब अपन कैप लगाते हैं ना तो सिंगल लेटर में वेक्टर को लिखते हैं। तो अभी तो क्या थोड़ी सी हमें टाइम की भी कमी है, तो इसलिए मैं वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे, देखो ऐसे कर देना, वेक्टर पी आर है ना, इधर देखो स्क्रीन पे, तो आप इसको कोई भी वेक्टर मान लेना। लेटर से आप इसको मान लेना वेक्टर ए, ठीक है, सिंगल लेटर में डिनोट कराना। इसको मान लेना वेक्टर बी, ठीक है, और जो पी आर वैक्टर आया इसको क्या मान लेना, वेक्टर सी। तो इधर लिख दूंगा मैं वेक्टर सी, इधर लिख दूंगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। फिर आप इधर क्या लिख दोगे, सी कैप। क्या लिख दोगे, क्योंकि कैप हमेशा सिंगल लेटर में डिनोट कराते हैं, तभी लगाना उचित माना गया है। तो अभी जल्दीबाजी में मैं लिख देता हूँ पी आर कैप, ठीक है ना। बट ये बातें आप एग्जाम में याद रखें तो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वेक्टर पी आर क्या है हमारे पास, 3i कैप -6j कैप। जब आप घर पे भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करें ना तो विद प्रॉपर स्टेप्स ट्राई करें, कहाँ ए सिंगल लेटर लेना है, बी लेना है, सी लेना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज 7, आंसर इसको बस खोल के लिख लो, 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप प्लस प्लस 2/7 के कैप। मैच करना आंसर पीछे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ की बस देरी थी। अच्छा, 2 क्वेश्चन है क्या, ओके। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना सबको आता है। इन दोनों का ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड। एक चीज याद रखना बेटा, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है ना तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर है ना तो डायरेक्शन 2 हो सकती है, इधर या उधर, बट पैरेलल में वही डायरेक्शन मानेंगे। क्योंकि अभी अगर अगर ये क्वेश्चन कोलिनियर का होता तो अभी इस वेक्टर का नेगेटिव भी आंसर होता, 2 आंसर होते, क्योंकि एक तो उसी की डायरेक्शन में, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी का नेगेटिव कर देता। बट उसने कोलिनियर नहीं कहा, उसने क्या कहा, पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्शन सेम मानेंगे वेक्टर के केस में। लाइंस के केस में पैरेलल का मीनिंग ही कुछ और था। लाइंस के केस में फिर डायरेक्शन दोनों साइड मानते थे, भाई एक इधर भी लाइन जा रही है, एक इधर भी लाइन जा रही है, तो भी वो पैरेलल होते थे। वेक्टर्स के केस में पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन ऐसे ही किया गया है कि डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड एनी डायरेक्शन सेम, ठीक है। हाँ जी, तो बता इसका फटाफट निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस निकालना है मुझे। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मैंने जब इसको डिनोट कराई दिया ए और बी से, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी निकाल लो पहले। 3/3 का क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा, आई कैप जे कैप एंड, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, आई कैप जे कैप एंड के कैप। बताओ वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, 2 -4 एंड 5, और वेक्टर बी के बोलो 1 -2 एंड -3। तो आई कैप यहाँ पे रह गया, करो -4 इंटू -3 कितना होता है 12, माइनस, फिर करो -2 इंटू -5 -10, तो ये +10 हो जाएगा। चलो जे पे आओ, तो जे कैप पे आ जाओ, माइनस लगेगा सबसे पहली बार, तो माइनस इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर माइनस लगाओ। हाँ जी, करो 2 इंटू -3 -6, -1 इंटू 5 5, प्लस के कैप में आ जाइए, तो ये रो गई कॉलम गया, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू -4 -4, ये +4 हो गया। सॉल्व किया तो 12 + 10 22 आई कैप, -6 -5 -11 एंड माइनस है वहां पे बाहर पे भी, तो माइनस प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 जे कैप, और -4 + 4 कट गया तो 0 के कैप। दैट इज इट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, खत्म करो। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बोलो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर 484, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 0, ऐड करना 484 प्लस 121 5, 415 802 0 6 605, √605 सॉल्व कर दो, करो। 11√5 121 इंटू 5 हो रहा है ना, यूनिट, अगर एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो।
11√5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दूं डिलीट? ठीक है, अब कौन सा चलाना है? क्वेश्चन नंबर 11 तो वह काफी सरल दिखाई दे रहा है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ आर दिस दिस दिस। अगर तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास OX, OY और OZ, हाँ आया हुआ है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे 1/√3, 1/√3 और 1/√3 ही होंगे अगर अगर तीनों क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है। तो कोई भी वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होते हैं ना भाई। ये कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर PQ है, वो इक्वली इंक्लाइंड है। कोई भी वेक्टर मान लिया मैंने, वेक्टर PQ इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि OX, OY एंड OZ। तो इस बात से ये चीज साबित होती है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? L = M = N। ऑल्सो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि L² + M² + N² इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये तीनों इक्वल है तो तीनों को कुछ भी ले लो, जैसे तीनों को L² ले लो, तीनों को एक ही लेटर से लिख सकता हूं ना मैं। तो मैंने तीनों को लिख दिया L² + L² + L² इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3L² इक्वल टू 1। तो L² हो जाएगा आपका 1/3। तो L हो जाएगा आपका 1/√3। फाइन, 1/√3 हो जाएगा ये। अब अगर आपके पास L, M, N 1/√3 आ गए तीनों ही, तो सर 1/√3, अगर आपके पास L, M, N तीनों ही आ गए 1/√3, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। आपको यही तो प्रूव करना था कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। कैसे प्रूव किया? तीनों इक्वली इंक्लाइंड है तो डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है तो फॉर्मूला में रख दिया L² + M² + N² इक्वल टू 1। तीनों को इक्वल कर दिया तो L, M, N तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। इजी। चलो नेक्स्ट देखो। डायरेक्शन रेशियोज तो इसका कुछ भी लैम्डा टाइम्स हो सकता है। एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्शन रेशियोज एक थोड़ी ना होते हैं किसी वेक्टर के। डायरेक्शन रेशियोज तो कुछ भी बना सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस उसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। हाँ, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो वो उसके रेशियोज हैं, तब वो उसके रेशियोज आप पिक करके और प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट वेक्टर A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस। एक चौथा वेक्टर D है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों से। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो 12th को। 12th वन इज, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो एक्चुअली। ये है ना, ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है ना एक्चुअली एग्जाम मटेरियल, प्रॉपर एग्जाम मटेरियल है ना, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सॉल्यूशन वाइज है और आपकी बिल्कुल पूरी नॉलेज चेक कर रहा है, .b भी चेक कर रहा है, सब चेक कर रहा है आपका। ये क्या कह रहा है कि A वेक्टर है ये, B है ये, C है ये, एक चौथा वेक्टर है D, वो पता लगाना है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अब एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो कैसा होता है? एक वेक्टर जो दिए हुए दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो वो कैसा होता है? उनके, हाँ उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। जैसे सपोज करो मैंने कहा वेक्टर डी जो है क्रॉस ना, प्रोडक्ट। हाँ वेक्टर डी जो है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर वेक्टर ए बी है, और वेक्टर डी जो है वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। दैट मींस जो ये वेक्टर डी है ना, ये ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। देखो लेट अस से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में निकलेगा ना वेक्टर डी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में निकलेगा। इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा वो नहीं कह सकते, बट वो वेक्टर जो है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में निकलेगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हमको गिवन नहीं है अभी, तो मैग्नीट्यूड में कुछ भी मान लूंगा, आल फिलहाल के एक्स लैम्डा कुछ भी मान लूंगा। बाकी डायरेक्शन तो क्या मिल गई? ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए क्रॉस बी निकालो, उससे डायरेक्शन क्लियर करो। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लगाओ।
आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। बोलो कंपोनेंट्स पुटअप करो। 1 4 2 3 -2 7। सबसे पहले ये काम करते हैं, आई क्रॉस के निकालते हैं। तो आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 4 7 जा 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, माइनस जे कैप पे आ जाओ 1 इंटू 7 7, माइनस 3 2 जा 6, प्लस आ जाओ के कैप में क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -2, माइनस 4 3 जा 12। फाइन, क्लियर है। तो 28 + 4 यानी कि 32 आई कैप, 32 आई कैप, और 7 - 6 यानी कि 1, तो यानी कि माइनस जे कैप, और फिर -2 - 12 कितना होता है -14 के कैप। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसकी डायरेक्शन ये तो है वेक्टर डी, एक तरीके से वेक्टर डी नहीं कह सकता हूं मैं इसको, ये कोई भी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है। अब वेक्टर डी कैसे निकालोगे, वेक्टर डी इसकी डायरेक्शन में है बट उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है। तो मैग्नीट्यूड मान लो कुछ भी, लेट अस से उसका मैग्नीट्यूड क्या मानते हैं, लैम्डा मान लेते हैं ना। लेट द, इस वेक्टर को कुछ भी ले लो, वेक्टर ई ले लो, वेक्टर ई ले लो, ठीक है। तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी बी लैम्डा। तो वेक्टर डी की कंपोनेंट फॉर्म कैसे निकालोगे फिर आप, हाँ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपने मान लिया लैम्डा, और डायरेक्शन है वेक्टर ई की, डायरेक्शन है वेक्टर ई की, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई लिख सकते हो आप इसको। और फर्दर सॉल्व करो तो लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। कहाँ है, देखो फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ई है। ए और बी के परपेंडिकुलर कौन है, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ई मान लिया। भाई आपने ये जो फिगर बनाया है था इस तरीके से, ये था ए, ये था बी, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ई, ये ई बना दिया आपने, ये ई के कंपोनेंट फॉर्म है। अब एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो वो इस ई की डायरेक्शन में होगा, तो ई की डायरेक्शन में तो इसकी डायरेक्शन मानूंगा ना, इसके परपेंडिकुलर थोड़ा मानूंगा, परपेंडिकुलर तो ए और बी के था, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ही निकाल लिया ना मैंने, अब तो इसकी डायरेक्शन मानूंगा ना, भाई इसकी डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है। तो डायरेक्शन तो ले ली मैंने वेक्टर ई से, और मैग्नीट्यूड मान लिया मेरी मर्जी से लैम्डा, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 14 लैम्डा टाइम्स के कैप। तो हाल फिलहाल मेरे पास ये वेक्टर आ चुका है जो आपको निकालना था, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लैम्डा मैंने अपनी मर्जी से माना है, इसको मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लैम्डा है क्या। तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है टू सॉल्व लैम्डा। लैम्डा सॉल्व करने के लिए उसने क्या कहा, बेटा सी डॉट डी 15 ले लेना, सी डॉट डी 15 ले लेना, एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो एक ही क्वेश्चन में उसने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक कर लिया आपका कि आपको दोनों चीजें आती कि नहीं आती, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी निकाल लेते हैं। वेक्टर सी क्या है हमारे पास, वेक्टर सी गिवन है, देखो ऊपर दिख रहा है, इसको पहली बार यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ना। 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप, राइट। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे निकालना है, डी से, डी अभी अभी निकाला है आपने, डी ये लैम्डा वाला क्या है, ये 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप माइनस 14 लैम्डा टाइम्स के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एवरीवन नोज, उसके स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम, राइट। तो 32 इंटू 32 लैम्डा कितना हो जाएगा 64 लैम्डा, -1 इंटू माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा, एंड 4 इंटू -14 लैम्डा क्या हो जाएगा -56 लैम्डा, इक्वल टू, और सॉल्व करो, और सॉल्व करो। तो 64 + 1 65, 65 में से 56 घटा दो जरा, 65 में से 56 घटा दो तो 9 लैम्डा, और सी डॉट डी उसने क्या दे रखा है 15 दे रखा है, तो मैं 9 लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देता हूं 15, तो जो लैम्डा की मुझे तलाश थी वो मिल गई, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/9 विच इज इक्वल टू 5/3, ये 5/3 यहाँ पुटअप करो और आपका रिक्वायर्ड वेक्टर डी निकालो। आप अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसमें बीच में आ जाता था ना सी,
ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते तो फिर अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था कि उससे सी की वैल्यू निकल जाए। तो अपन ने इस बार वेक्टर में सॉल्व किया तो लैम्डा आ रहा है, उस लैम्डा को लैम्डा सहित को लैम्डा रहित करने के लिए उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, वहां से लैम्डा की मीनिंग वैल्यू मिल गई 5/3। इसको आप सिंपली इसमें पुटअप करें तो सो रिक्वायर्ड वेक्टर डी आ जाएगा 32 लैम्डा, तो 32 इंटू 5/3 करना, 32 इंटू 5/3 कटेगा तो नहीं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160/3 आई कैप हो गया। और उसके बाद माइनस लैम्डा टाइम्स एज इट इज लिख दो तो 5/3 जे कैप हो गया। और फिर -14 को भी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 70 होता है, 70/3 के कैप हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मैच द आंसर कि सही है कि गलत है। अब इसमें कहीं भी लैम्डा नहीं आ रहा, लैम्डा की वैल्यू 5/3 पुटअप कर दी मैंने वेक्टर डी की वैल्यू में। क्या 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लेंगे तो 160 अंदर, फिर -5, फिर -70, बाकी तो मैच कर गया। ठीक है, समझ आया? तो एक ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली उसने आपसे। इसने ये भी चेक कर लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं आता है, उसने ये भी चेक कर लिया कि डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं आता है, उसने ये भी चेक कर लिया कि आपको वेक्टर बनाना आता है कि नहीं आता। अपने वेक्टर भी बनाया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड नहीं था कुछ भी मान लिया था और डायरेक्शन उसकी ले ली। 70 देखो कहीं ना कहीं होगी मिस्टेक, ये तो चेक करो अब आप। सी डॉट डी, तो यहाँ पे ये -14 नहीं रहा होगा, फिर +14 रहा होगा, चेक करो एक बार। ये गया ये गया, तो 1 इंटू -2 -2 -12 -14 ही आएगा यार, -14 और उधर +4 तो -56। बाकी सब सही है, बस केवल -70/3 +70/3 आ रहा है। देखो या तो सबके साइन चेंज हो, क्या बता, फिर से देखो, फिर ये गया 1 इंटू -2, ये देखो ये गलती करी है क्या मैंने, एक बार देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक बार फिर से निकालना। अच्छा ये गया 4 7 या 28 -4 यानी +4, ये तो ठीक है। फिर ये गया तो 1 इंटू 7 7 -6, ये भी ठीक है। ये गया तो -2 -12 -4, क्यों माइनस ही तो आएगा भाई। 1 इंटू -2 अरे ये फिर माइनस करके ये करते हो ना, तो 1 इंटू -2 फिर माइनस साइन बीच में लगाया तो -3 इंटू 4 -12 कौन आ रहा है। Okay students, question number 13 for you now. The scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of the vectors this and this is equal to 1. Find the value of lambda. यहां से लेके यहां तक ये जो स्टेटमेंट है, इसको जिसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया उसको ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो बस, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल प्लस माइनस करने जैसा काम रह जाएगा। फिर बस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकली इसको अपन रिप्रेजेंट कर पाए, क्या कह रहा है ये देखो। फिर से पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करना है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखो डॉट लगाना है, ठीक है। एक वेक्टर यहां होगा एक वेक्टर मेरा यहां होगा, बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगा यानी डॉट होगा। किस किस का, एक तो ये वाला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ करना है, एक यूनिट वेक्टर के साथ करना है। एक यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर मतलब जिसके ऊपर कैप लगता है ना, तो किसके ऊपर कैप लगाना है, इन दोनों के वेक्टर्स का सम करना है, इन दोनों के वेक्टर्स का सम करना है, और फिर वो जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आई कैन से कि पहले तो मैं करूंगा इन दोनों का सम। कौन कौन सा वेक्टर है यहाँ पे, 2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, इसका मैंने सम कर दिया। दूसरा वेक्टर है लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये जो वेक्टर आएगा इसका भी यूनिट वेक्टर चाहिए,
इसका भी क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो ये जो भी वेक्टर बनेगा, लेट अस से कि वेक्टर बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, उसका कैप चाहिए। तो हाल फिलहाल वैसे अपन लिखते नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे नहीं, अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये बड़ा सा कैप लगा दिया मैंने इसको, पर ऐसे एग्जाम में नहीं करना है ना। इसको कोई डिनोट करना है, लेट अस से कि ये वेक्टर सी हो गया और फिर उसके बाद सी कैप निकालना है, इस तरीके से करना है। ये आपको समझ में आ जाए ना। देखो फिर से पढ़ो, इस वेक्टर और इस वेक्टर का आपको करना है स्केलर प्रोडक्ट, तो मैंने बीच में डॉट लगा दिया। और ये वेक्टर तो क्लियर कट गिवन है, और अगला जो वेक्टर जिसके साथ आपको करना है वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स के सम जो वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का, उन दोनों उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के अलोंग मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये दोनों का सम कर दिया मैंने। अब ये वापस एक वेक्टर बन गया इनका सम, रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका कैप लगा के। ठीक है। और ये जो चीज आ रही है, ये जो चीज आ रही है ये स्केलर प्रोडक्ट जो आ रहा है बेटा, ये इज इक्वल टू 1। स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू 1। सो आई विल पुट 1 हियर। बोलो यहां तक समझ आया? बोलो बच्चों, समझ आया यहां तक? यस सर। ओके। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, अपन ऐसे कैप तो नहीं लगा सकते, तो इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो लेट अस, सबसे पहले मैं सपोज करो मैंने इसको क्या लगा दिया, इसको लिख दिया मैंने सी, वेक्टर सी से डिनोट कर दिया, या फिर कुछ भी लगा लो, वेक्टर ए ही लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। वेक्टर ए चलो इसको मान लेंगे, वेक्टर ए इसको मान लेंगे, और वेक्टर बी इसको मान लेंगे, वेक्टर बी इसको मान लेंगे। तो मेरे को फिर एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बी कैप चाहिए, बी कैप चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर बी निकालते हैं और उससे फिर बी कैप निकालते हैं। चलो वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर बी सम करना पड़ेगा, 2 प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप, 2 प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप। आगे चलते हैं, 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया, 6 जे कैप, और फिर आ जाओ -5 प्लस 3 यानी कि -2 के कैप। ओके, ये हो गया वेक्टर बी। अब आपको क्या चाहिए, बी कैप चाहिए। बी कैप कैसे निकालेंगे बोलो, बी कैप का तरीका क्या होगा निकालने का, बता सकता है कोई? बी कैप का तरीका, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यस, बी। वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से बी कैप निकलेगा। थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको। ठीक है जी। तो वेक्टर बी तो हमने निकाल ही लिया है, क्या है, 2 प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट है ना, और 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर का सम का रूट, ये इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय इसके रूट के अंदर इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। तो देखो, मैं 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर करना है, फिर 6 स्क्वायर करना है, फिर -2 का, ये सब करना है आपको। तो 2 प्लस लेमडा स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर हो जाएगा ये लेमडा स्क्वायर, फिर बोलो फिर बोलो 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 लेमडा भी आएगा 2ab से, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। करो इन सबको कंपाइल करो, फिर मैं इसको डिलीट करके यहीं लिख देता हूँ। देखो लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा, और 4 प्लस 36 प्लस 4 कितना होगा, 44, राइट? क्लियर है ना? 4 प्लस 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे 44 लिख देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ये बी कैप की वैल्यू आ चुकी है। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैप का स्केलर प्रोडक्ट 1 बनाना है, और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इतना सा काम और करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैप की वैल्यू 1 करनी है अपने को, गिवन है कि स्केलर प्रोडक्ट इनका 1 है। तो वेक्टर ए तो एज इट इज लिख दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, इस पूरे तामझाम जो भी लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, इसको मैं कैसे अलग अलग करना पड़ेगा, देखो अलग अलग कैसे करोगे। 2 प्लस लेमडा टाइम्स
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, इतना तो आई कैप। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 6 डिवाइडेड बाय वही सारा सब कुछ 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इतना जे कैप, और लास्ट में -2 डिवाइडेड बाय 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इतना के कैप। और ये पूरा एक वेक्टर है, ब्रैकेट लगा देता हूं। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है उस ए वेक्टर के साथ और इक्वल टू फिर बनाना है 1। यहां तक क्लियर है? बोलो। यस। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला एक बार डिलीट कर देता हूं, इतना नोट कर लिया होगा आपने। पोर्शन डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट में करते क्या थे, रेस्पेक्टिव स्केलर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट करते थे, रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करते थे और फिर क्या करते थे, सम कर देते थे। तो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट है ये सारी चीज, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, प्लस फिर जे कैप का कॉम्पोनेंट भी 1 ही है तो भी यही चीज आ जाएगी। अच्छा, इधर तो सबके कॉम्पोनेंट 1 1 1 ही है, तो ये की यही चीजें आ जाएंगी। कौन सी वाली? ये की यही चीजें वापस जो हैं इनके प्रोडक्ट में आ जाएंगी, ये वाली चीजें एंड ये वाली चीज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 तो सेम वही चीज आ जाएगा। ठीक है, बताओ नेक्स्ट। ये का यही चीज लिख देता हूं वापस से, 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा, और इधर आ जाओ फिर -2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो। अब देखो एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा। आप केवल और केवल इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस लैम्डा को, 6 को और -2 को। तो बताओ 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 क्या होगा, करके बताओ इनको ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? करो भाई, 2 प्लस लैम्डा को, 6 को और -2 को ऐड करो ना। आवाज आ रही है? 8 + 4 लैम्डा। 8 + 4 लैम्डा क्या कर रहे हो भाई? 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 को ऐड करने से क्या आएगा? बोलो प्रियांशी, क्या आएगा? बोलो। 2 + लैम्डा + 4। 2 प्लस लैम्डा प्लस 4, तो बेटा और ऐड करो ना, फाइनल रिजल्टेंट बताओ ना, क्या कर रहे हो प्रियांशी? 9th क्लास में पढ़ते हो गया, 2 प्लस लैम्डा प्लस 4 को ऐड करके बोलो ना 6 प्लस लैम्डा। ये 2 से 2 गया, लैम्डा प्लस 6 आंसर आ गया ना। ऐड करना नहीं आता क्या? बताओ, ऐड करना भी सिखाना पड़ेगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। 2 -2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? लैम्डा प्लस 6, और इसके नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में ये का यही चीज आ जाएगी। एलसीएम लेने के बाद 44 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 1, और ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये सारी चीज उठ के उधर चली जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का यही आ जाएगा, रूट ऑफ 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा।
ऑलराइट, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दूंगा और वहां पर भी स्क्वायरिंग कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 या 12 लैम्डा, और यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 लैम्डा इधर आ जाएगा तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, और 36 उधर चला जाएगा तो 44 माइनस 36। ठीक है, इसके यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा गिव्स मी 8 लैम्डा इक्वल टू 44 माइनस 36 गिव्स मी 4 and 4 8, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 8/8, दैट इज इक्वल टू 1। आंसर मैच करो पीछे से फटाफट। मैच करके बताओ सही है क्या? सही है। सही है ऐड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रियांशी? सर, वो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों करोगे जब कह रहा हूं ऐड करो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th. If vector A, B and C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that the vector A plus B plus C is equally inclined to vector A, vector B and vector C. Again क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, that is it. वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी से, एंड वेक्टर ए जो है वो फिर परपेंडिकुलर है सी से। ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब, बताओ ये मतलब हो गया ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा जी, और तीनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो एक गिवन पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा गिवन पॉइंट ये हो गया कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये दो गिवन पॉइंट हो गए। अब प्रूव क्या करना है अपने को? प्रूव ये करना है, ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स एक तरीके से, ठीक है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमको ये करना है कि शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a कॉमा वेक्टर b एंड वेक्टर c, यानी कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, वो वेक्टर a से भी जितना इंक्लाइंड है, मतलब इसके और इसके बीच का जो एंगल है, इस वेक्टर के और इस वेक्टर a के बीच का जो एंगल है वही सेम एंगल होगा इसके और इसके बीच का, और वही सेम एंगल होगा इसके और इसके बीच का। अगर इस वेक्टर का एंगल इसके साथ और इसके साथ सेम है तो मैं कह दूंगा कि ये वेक्टर इन तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। समझ आया? इंक्लिनेशन का सीधा सीधा मतलब एंगल से होता है, इनके बीच का एंगल। लेट अस से मैंने लिखा कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर मैंने लिख दिया 60 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा, वेक्टर ए इज इंक्लाइंड टू वेक्टर बी एट 60 डिग्री। वेक्टर ए वेक्टर बी से 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। अब वो कह रहा है कि ये वेक्टर जो है इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना होगा। समझ आया क्या? बोलो, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल ए, वेक्टर ए के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, ऐसे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दूसरा एंगल है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी। ये प्रूव करना है आपको भी, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल एंड इन दोनों के बीच का एंगल, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, शुरू करें।
ठीक है, सर चलो अब अपन एक काम करते हैं, पहले इस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का कुछ करते हैं। तो मैं देखो a प्लस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैंने शायद क्लास में भी करवाया था आपको, उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करो, वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है, उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश करो। तो मैं a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट अगर उसी से करूं, 1 सेकेंड, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट उसी से करूं तो क्या मिलेगा? तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, अपन तो इनके बीच का एंगल निकालते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल। जैसे सबसे पहली चीज क्या है, a प्लस बी प्लस सी और वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे आप? तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से अपन एंगल कैसे निकालते थे, cos थीटा इक्वल टू, याद है? याद है कैसे हम एंगल निकालते थे? सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी एंड, सपोज करो इसके बीच का एंगल मैं ले लेता हूं अल्फा। तो कैसे निकालते थे, याद है? कॉस अल्फा करके क्या करूंगा, इन दोनों का यस डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर रखूंगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, डॉट प्रोडक्ट तो यहां रखूंगा, डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे करते थे, बोलो। यस सर ठीक है, तो अब इसका मैं एंगल, इस ये एंगल मैं ले लेता हूँ अल्फा, ये एंगल ले लेता हूँ मैं बीटा, और ये एंगल ले लेता हूँ गामा, और मुझे प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गामा सेम है। ठीक है सर, अब डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। तो a प्लस बी प्लस सी का डॉट ए से करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट ए वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अच्छा, किस जिसका खुद से कर देते हैं तो क्या आंसर आता है, चलो अभी नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा b डॉट a, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बोलो c डॉट a, ऐसे ही होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे ये का यही, एक बार के लिए ये लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर को तो छेड़ो मत, लेकिन न्यूमरेटर पार्ट देखो आप। a डॉट ए को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यस और नो? उसी के यस मैग्नीट्यूड का सर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, b डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ, b डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ, और c डॉट ए की वैल्यू क्या होगी? नहीं आ रहा सोचने में? पहला गिवन पॉइंट यूज करो, चलो पहला गिवन पॉइंट यूज करो, उससे पता चल जाएगा कि b डॉट ए की वैल्यू क्या है। सर कम्यूटेटिव लॉ लगेगा कम्यूटेटिव लॉ तो लगेगा, ठीक है, b डॉट ए का a डॉट बी कर देंगे, लेकिन वैल्यू क्या आएगी फिर, a डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? यूज गिवन पॉइंट नंबर 1। गिवन पॉइंट नंबर 1 में a और b के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, देखो। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो। 1 बेटा 0, cos 90 0 होता है ना, a डॉट बी यस सर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos 90, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। cos 90 0, तो ये पूरी चीज जीरो हो गई ना, तो a डॉट बी या b डॉट a हो जाएगा 0। ये 0 क्यों लिखा, बिकॉज a इज परपेंडिकुलर टू b, ऐसा गिवन है। और सिमिलरली c डॉट a भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a और c भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, यही सेम चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो 0 से ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली मैं इधर ही लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, बीच में लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो ये तो हो गया इसके बीच का एंगल। चलो अब नेक्स्ट मुझे इसके बीच का एंगल बताओ। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, कॉस बीटा मान लेता हूं मैं उसको, सेकंड वाला जो पार्ट है,
ए प्लस बी प्लस सी और बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। डॉट, अब बी के साथ एंगल ले रहे हो तो बी वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे? सी डॉट बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम। फाइन। अब सिमिलरली यहाँ पे ए डॉट बी वापस जीरो हो जाएगा और सी डॉट बी भी जीरो हो जाएगा। सी डॉट बी को बी डॉट सी भी लिख सकते हैं और बी और सी भी परपेंडिकुलर हैं, ए और बी परपेंडिकुलर। जीरो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस जीरो, तो बचेगा क्या? केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अब कॉस गामा निकाल सकते हो, तीसरा और लास्ट, कॉस गामा। कॉस गामा तो अब निकालना है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर सी के बीच का एंगल। तो न्यूमरेटर में ले लूंगा इसका क्या? डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में ले लूंगा दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो करो, डिस्ट्रीब्यूट करो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही ए डॉट सी एंड बी डॉट सी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो पेयर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बचेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। बताइए यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। लेट अस से कि ये तो है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 के आरएचएस पार्ट सेम है या नहीं है? चेक करके बताओ। आरएचएस पार्ट यानी इसका आरएचएस पार्ट ये है, इसका आरएचएस पार्ट ये है और इसका आरएचएस पार्ट ये है। बोलो सेम है या नहीं है? या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? और अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहा है? हाँ सर ये ऊपर जो वेक्टर फॉर्म है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट आपको Yes, sir. अलग अलग लग रहा है। मुझे एक चीज बताओ, गिवन पॉइंट नंबर 2 भी तो काम में लेंगे। क्या कहता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो यहाँ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। जब ए बी सी के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? बोलो। यस सर होंगे। तो आरएचएस पार्ट पूरा सेम हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी देखो, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर, तो ये तीनों सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट तो तीनों का ही सेम आ रहा है। कुल मिला के ये आरएचएस पार्ट तीनों इक्वेशंस में सेम हो गए या नहीं हुए? बताओ। हो गए? सेम हो गए। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और एक चौथी को और इक्वेशन चाहो तो लिख दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये गिवन है हमारे पास, इसको चौथी इक्वेशन मान लो। तो 1 2 3 4, इन 4 इक्वेशन से हम 1 2 3 एंड 4 वी कैन से दैट कि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। क्या कह सकते हो कि cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू, बोलो, cos बीटा इक्वल टू cos गामा। और जब अल्फा cos बीटा cos गामा अगर इक्वल हैं, दैट मींस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है?
अल्फा है इन दोनों के बीच का एंगल। भाई अल्फा क्या माना था मैंने, इन दोनों के बीच का एंगल, इसको मैंने अल्फा माना था, इसको मैंने बीटा माना था, और इन दोनों के बीच के एंगल को मैंने गामा माना था। ये अल्फा है ऊपर वाला, सॉरी, ठीक है। ये अल्फा माना था, ये बीटा माना था, ये गामा, और मुझे यही प्रूव करना था कि ये अल्फा बीटा गामा सेम है, तो ये प्रूव्ड यहाँ पे हो चुका है, प्रूव्ड। लास्ट में मैं लिख सकता हूं देयरफॉर वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर a b एंड c। बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है ना, समझ आया ना? आपको जो कह रखा है वो अलग अलग एंगल निकाल लो, तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, ये बस प्रूव कर लो। मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मींस अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम केवल 0 से लेकर 180 डिग्री तक के एंगल्स लेते हैं, तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक के एंगल्स के बीच में अगर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा आ रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा ही होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पे कॉस की वैल्यू सेम आती है। अगर अपन पूरा 360 डिग्री लेते हैं तो फिर हो सकता था कि अलग अलग क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा कॉस बीटा सेम आ जाता और अल्फा बीटा सेम ना हो, ऐसा पॉसिबल है। बट जब अपन दो ही क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो दो क्वाड्रेंट में तो अगर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। नोट वोट बाद में कर लेना वीडियो से, अभी बताओ समझ में आ गया हो तो चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। ठीक है, आवाज आ रही है प्रियांशी? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, चलो समझ में आ गया हो तो आगे चलें। यस सर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है, 17 पे चलते हैं। हाँ ये क्या हुआ, सॉरी 14 कर लिया है, 15 पे चलते हैं। 14 ही किया था ना अभी? यस सर 15 है। 15 करना है, ठीक है। प्रूव दैट वेक्टर a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस बी से ही क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम आना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब a और b क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 ना हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 ना हो। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो उन्होंने जो हमको कहने के लिए कहा है, देखो उनके लिए अभी अब हमारे पास 3 गिवन पॉइंट हो गए। पहला गिवन पॉइंट हो गया कि ए और बी परपेंडिकुलर है, दूसरा गिवन पॉइंट हो गया कि वेक्टर ए 0 वेक्टर नहीं है, और तीसरा गिवन पॉइंट हो गया कि वेक्टर बी 0 वेक्टर नहीं है। तो एक बार मैं पहले की तरह ही गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता हूँ। गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला गिवन पॉइंट है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मुझे बताओ वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से, तो यहाँ से आप क्या इंप्लीकेशन ले सकते हो कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, 0 आएगा? बताओ, जो जो गिवन पॉइंट नोट कर रहे हैं उससे मिलेगा क्या, वो भी सोचते चले ना साथ में। दूसरा गिवन पॉइंट है कि वेक्टर ए जो है 0 वेक्टर नहीं है, तो इससे हमको ये रिजल्ट मिला कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 नहीं होगा। थर्ड वन इज कि अगर वेक्टर बी भी 0 वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब अगर वो 0 वेक्टर ही नहीं है तो फिर उनका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब जो हमको प्रूव करना है वो ये करना है, हमको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट अगर इसी से करें तो आना चाहिए साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेक्शन। देखो मैं एलएचएस पार्ट उठा रहा हूं, बताओ एलएचएस में क्या है मेरे पास, वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट उसी से। तो जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सब जानते हैं, होता है ना? तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, बोलो सबसे पहले क्या करोगे, ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी,
फिर बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इजीली मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो अब प्रॉपर्टीज यूज करो किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। तो ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, बोलो होगा नहीं यस होगा? सर। ठीक है। और ए और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, बोलो? 0। ठीक है। और बी डॉट ए बी क्या हो जाएगा, 0, लिख दिया था 0। अपन ने ऊपर। और फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। एक मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा और क्लियर करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी और बी डॉट ए को कंबाइन करके आप लिख लो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, और फिर इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ए डॉट बी की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ एंड ओनली इफ वो परपेंडिकुलर हो तो ही, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ, तब ही होगा जब ए और बी परपेंडिकुलर हो और ए का मैग्नीट्यूड 0 और बी का मैग्नीट्यूड 0 ना हो। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट अपन निकाल रहे हैं जो कि यहां तक निकला है। अब अगर अपन ए डॉट बी को परपेंडिकुलर मान लें तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 2 इंटू 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, विच इज माई RHS। प्रूव्ड हो गया, बताओ इजीली। बोलो समझ आया? बताओ प्रियांशी, समझ आया? मोर पर्टिकुलरली अगर अपन करें, मोर पर्टिकुलरली अगर अपन करें तो देखो यहां तक तो करना ही पड़ेगा भाई। ए डॉट बी, ए प्लस बी का ए प्लस बी से डॉट प्रोडक्ट ये तो आता ही, हमेशा आता है। क्या आता है इसका डॉट प्रोडक्ट, यही आता है हमेशा, हमेशा यही आता है। अपन ने एक आध क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किए थे तभी भी यही आया था। पर अब ये कह रहा है कि इसको आगे और सॉल्व करो और प्रूव करो कि ये एलिमेंट 0 हो जाएगा अगर, और ये एलिमेंट 0 कब होगा, तब ही होगा, तब ही होगा जब क्या होगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो। तो देखो और इसको एलेबोरेट करता हूं मैं एक बार, चलो थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ट्वाइस ए डॉट बी को भी मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को 0 कर दूं, फिर तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तीनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 0 इंटू 0, ये इंटू 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि साहब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी को 0 मत करो। देखो साफ साफ कह दिया उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसको तो आप 0 मत करो, उसको तो आप एज इट इज रहने दो। ये लो एज इट इज रख दिया, ये लो एज इट इज रख दिया। बस आप एक काम करो, आप इन दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर कर दो, परपेंडिकुलर कर दोगे यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो फिर केवल और केवल बीच का एलिमेंट ही 0 होगा और आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है क्या, बताओ? बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है प्रियांशी, समझ आ गया? चले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन एक्सरसाइज 16 to 19। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 इज
If theta is the angle between two vectors, vector A and vector B, then A dot B will be greater than equal to 0 only when थीटा क्या होगा. ठीक है, देख लेते हैं. ये क्या कह रहा है कि A और B के बीच का एंगल है थीटा, तो A डॉट B का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा कब होगा, जब थीटा की कौन सी वैल्यू लूं, ये वैल्यू लूं, ये लूं, ये लूं या ये लूं, कौन सी वैल्यू लूं ताकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, A डॉट B निकाल लेता हूं. A डॉट B निकाल लेता हूं मैं. तो A डॉट B कैसे निकालते थे अपन, याद करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू इनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, ये होता था A डॉट B. अब आप खुद सोचो, ये A डॉट B जो है ना, ये A डॉट B 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है या 0 से के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो देखो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये 0 या 0 से बड़ा होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ B भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा. तो सारा दारोमदार कोस थीटा पर है. अगर कोस थीटा लेस देन 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू लेस देन 0, और कोस थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, इसके बाद देखो, अब देखो कोस थीटा के ऊपर पूरा दारोमदार है कि इस A डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का. ये तो देखो वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स हर हालत में कोस थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. अब कोस थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगा, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब अपन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जब अपन एंगल लेते हैं, तो अपन थीटा जो लेते हैं ये हम हमेशा अपन 0 से 180 डिग्री के बीच का लेते हैं. ये लिखवाया भी था मैंने, 0 से 180 डिग्री का बीच का ही हम एंगल लेते हैं. तो यहाँ पे 0 से लेके 180 डिग्री का एंगल जब अपन लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है. लेकिन मुझे कोस थीटा को हर हाल में पॉजिटिव ही करना है, मुझे हर हाल में इसको पॉजिटिव ही करना है. तो दैट मीन्स मुझे थीटा को हर हाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना होगा. दैट मीन्स थीटा विल वेरी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख लो. ठीक है ना, और ऑप्शन चेक करो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 0, थीटा विल वेरी बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2. वैसे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता अगर ये ऐसी पाबंदी ना देता. अगर ये ऐसी पाबंदी ना देता ना कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो अगर ए और बी के बीच में दो वेक्टर्स के बीच में अगर थीटा एंगल है तो थीटा यहाँ से यहाँ वेरी कर सकता है 0 से लेकर पाई. ऐसा रूल है. जब अपन ने सीखा था, आपको मैंने बताया भी था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल्स कंसीडर करते हैं. बाय द वे अगर रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, उससे बड़ा आ जाता है, तो फिर अपन नीचे वाला एंगल ले लेते हैं, ऊपर वाले एंगल को इग्नोर कर देते हैं. तो ऐसे ही अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं. बट अब इसने एक पाबंदी और लगा दी कि साहब आपको जो है ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपने ए डॉट बी के फॉर्मूला को एक्सपेंड किया, तो मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉस थीटा को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा अगर इसकी पूरी टोटल ओवरऑल वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है. कॉस थीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में से सेकंड क्वाड्रेंट को अवॉइड करो, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट रखो. दैट मींस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 17. Let vector A and vector B be two unit vectors and theta is the angle between them. फिर एंगल का क्वेश्चन है. A और B दो यूनिट वेक्टर्स हैं की बार, और थीटा उनके बीच का एंगल है. तो A प्लस B यूनिट वेक्टर कब होगा, मतलब A प्लस B के मैग्नीट्यूड भी 1 कब होगा, जब ये चीजें होंगी, ऐसा मुझे देखना है. ठीक है, चलो इसमें भी अपन गिवन पॉइंट्स हैं वो उस तरीके से करते हैं. देखो A और B यूनिट वेक्टर्स हैं, A और B यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू 1 यूनिट होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ओके ऑल राइट, इनके बीच का एंगल थीटा ले लिया अपन ने. अब क्या है, ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर. तो पहला गिवन पॉइंट ये, दूसरा गिवन पॉइंट ये कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा. ठीक है, अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है. इस हालत में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी तीनों ही 1 यूनिट हो और थीटा ए और बी के बीच का एंगल हो. तो ऐसा कब कब हो सकता है, देखो मुझे एक चीज बताओ. अपन करते थे
सपोज करो मैं स्टार्ट करता हूँ ए वेक्टर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं वेक्टर ए प्लस बी से ही निकालता था, आपको याद हो, तो अपन क्या करते थे, इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये अपन करते थे। इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करो, आपको थीटा मिल जाएगा। कैसे? डिस्ट्रीब्यूट करो सबसे पहले तो ए डॉट बी डॉट ए और बी डॉट बी प्लस बी डॉट इक्वल टू, एक बार के लिए आरएचएस में वही रख दो, ठीक है। ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए को ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, और बी डॉट बी को लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। एक बार वापस आरएचएस को एज इट इज रखो, और अब आप गिवन पॉइंट्स में से वैल्यू नोट डाउन करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 यूनिट है, तो इट इज 1 का स्क्वायर, इसको वापस एज इट इज रखो एक बार के लिए। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है सम, मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको भी एज इट इज क्यों रखते हो, इसको भी एक्सपेंड करो, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी का एक्सपेंड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए और बी के बीच का एंगल जो कि थीटा दे रखा है, दैट मीन्स कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने इसको भी एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये ए डॉट बी की वैल्यू है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और इधर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी 1 यूनिट है, चेक करो सेकंड गिवन पॉइंट में, तो इधर अगेन 1 का स्क्वायर, तो एक 1 का स्क्वायर, दो 1 के स्क्वायर है और यहाँ पे एक 1, तो एक मतलब जोड़ लो कैसे भी कर लो, कुल मिला के एक 1 का स्क्वायर एक 1 का स्क्वायर काट दो कैसे भी कर लो, उधर 0 बचा, ठीक है, या फिर इन दोनों को पहले जोड़ लो कैसे भी कर लो, या फिर पूरे को ही पहले कर लो, चलो पूरे को पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे लास्ट में क्या होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वापस 1 1 है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा सारा, 2 कॉस थीटा, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, समझ गए ना। 1 प्लस 1 ये तो हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 ये तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा, और वहां पे 1, ये 2 को उधर पहुंचा दो, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि -2 था, सॉरी -2, तो उधर जाके -1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब अगर कॉस थीटा -1/2 है, और थीटा हमेशा हमने अभी डिस्कस किया भी सही पिछले क्वेश्चन में भी कि थीटा 2 क्वाड्रेंट में ही मूव करता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में, तो -1/2 वैल्यू कब होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 का मतलब माइनस एज इट इज 1/2 कब होती है बताओ आप, तो -1/2 होती है π/6, π/60 पे होती है ना, π/3, cos π/3 है ना, माइनस cos π/3, और माइनस cos π/3 को लिख सकते हो आप cos π माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू अगर ये है, और ये भी फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा cos 2 π/3। तो अगर cos थीटा की वैल्यू cos 2 π/3 है, देन थीटा इक्वल टू 2 π/3, आंसर इज थीटा इक्वल टू 2 π/3। मैच करो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है थीटा इक्वल टू 2 π/3। मैच करते रहना पीछे से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दो क्वेश्चन हमारे एंगल्स के अच्छे खासे आ गए, दोनों में डॉट प्रोडक्ट यूज किया, उसकी प्रॉपर्टी यूज करी। 18th वाला इजी लग रहा है, द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस, सिंपल सी प्रॉपर्टी सीधी सीधी रखी रखी आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे कि जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, ये सब आपको लिखवाया गया था। ठीक है, कर दो फिर तो सॉल्व, फिर से लिखूं एक बार। हमारे पास है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के,
फिर है के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हमने सेट किया था, आई फिर इधर जे फिर इधर के, इस तरीके से सेट किया हुआ था। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तब तो अगली वैल्यू आएगी, जैसे आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई, मतलब इस डायरेक्शन में सीधे एंटी क्लॉकवाइज, ये सीधा डायरेक्शन माना जाता है इसका, अगली अगली वैल्यू आती जाएगी। लेकिन अगर आप उल्टी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, जैसे जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। चलो करते हैं इस हिसाब से। तो आई कैप जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही हो तो आपके पास आई कैप मिलेगा, प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के देखो उल्टी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा तो ये माइनस का जे कैप मिलेगा। ठीक है, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे सीधी डायरेक्शन में, मतलब हमारे हिसाब से इस वाले पैटर्न में एंटी क्लॉकवाइज सीधी डायरेक्शन होती है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। बस अब क्या है, आई डॉट आई सब जानते हैं क्या होता है, ये इंप्लाइज क्यों लगा दिया मैंने, इक्वल टू उसकी वैल्यू चाहिए अपने को, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर है ना। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, इतना क्यों कर रहे हो, सीधे रिजल्ट है ना हमारे पास, सीधे रिजल्ट है। बताओ, आई डॉट आई खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा, और खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन 1 होता है। ठीक है, तो 1 - 1 + 1 = 1 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1। देखो 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि गलती से बच्चा ये माइनस की जगह प्लस कर दे तो फिर इधर भी प्लस आ जाएगा, 1 + 1 + 1, उस केस में आंसर 3 हो जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वहां पे आई क्रॉस के है, के क्रॉस आई नहीं है। तो आपको इस तरीके का डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, ना हो तो बना लेना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलोगे तो अगली वैल्यू आती जाएगी, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और अगर उल्टा चलोगे तो फिर अगली वाली वैल्यू तो आएगी बट नेगेटिव आएगी, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, एंड आई क्रॉस के माइनस जे। तो हाल फिलहाल आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, वापस एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए डॉट बी के आगे ये मैग्नीट्यूड का साइन लगाने की जरूरत ही क्या है, ए डॉट बी तो ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड है, हो सकता है ए डॉट बी का मॉडुलस ले रहा हो ये। ठीक है, एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, चेक करते हैं आपको क्या क्या दे रखा है। आपको इस तरीके का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ए डॉट बी के अगल बगल ही डंडे लगे हुए हैं, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि ए डॉट बी तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड होता है, तो हो सकता है मॉडुलस के साइन। ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड के साइन है क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर का मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है साहब, अब आपको पता लगाना है कि ऐसा कब होगा, एंगल थीटा क्या हो ताकि ऐसा हो जाए कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर आ जाए। ठीक है, चलो मुझे बताओ ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड जो भी है ये एज इट इज लगा दो आप, है ना। ए डॉट बी को सॉल्व करो आप, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इधर आ जाओ, इधर भी ये मैग्नीट्यूड का साइन एज इट इज लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखो इधर तो ये मॉडुलस का साइन है, राइट, मॉडुलस का साइन है, तो देखो ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, ये वैसे भी पॉजिटिव है, तो ये मॉडुलस का साइन केवल और केवल किस पे लगेगा, कॉस थीटा पे लगेगा। किस पे लगेगा, कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो इसको सॉल्व करने से ये आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगा, बी भी वैसे भी पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये मॉडुलस का साइन केवल कॉस थीटा पे रहेगा कि इन केस कॉस थीटा नेगेटिव हो तो बेटा उसको भी पॉजिटिव ले लो, मीन्स ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव। ओके, इधर आ जाओ, इधर ये मैग्नीट्यूड का साइन किस पे लगेगा, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है और ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो ये साइन किस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का साइन है और मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकलता है, तो ये तो ऑलरेडी स्केलर स्केलर स्केलर, तो इस वेक्टर के आगे हम लगाएंगे। इधर ये मैग्नीट्यूड का साइन नहीं है, इधर ये साइन है मॉडुलस का, तो मॉडुलस साइन भी किस पे लगेगा, जो नेगेटिव हो सकता है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, तो इस पे लगा दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, साइन थीटा ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड होता है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, मॉडुलस कॉस थीटा, मॉडुलस कॉस थीटा इक्वल टू, मॉडुलस कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, साइन थीटा, और एन कैप की वैल्यू, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इंटू 1 यानी वही चीज आ जाएगी, लिखो ना लिखो की बात। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ये क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर। देखो साइन थीटा फर्स्ट, थीटा क्या है हमारा, जब अपन एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं तो थीटा हमारा होता है 0 और पाई के बीच का एंगल, 0 और पाई के बीच का एंगल, दैट मीन्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में देखता हूं मैं, देखो साइन थीटा तो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव है, तो इसकी तो टेंशन है नहीं, और कोस थीटा जो है फर्स्ट में पॉजिटिव है सेकंड में नेगेटिव है, लेकिन आप ले रहे हो इसका मॉडुलस, आप ले रहे हो मॉडुलस, दैट मींस आप सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में सोचना नहीं चाहते, आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना चाहते हो। तो इन दोनों बातों से ये निश्चय पे आया मैं कि आप कोस थीटा साइन थीटा दोनों ही केस में थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचें, ना कि सेकंड में। सेकंड में सोचने से साइन थीटा को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉस थीटा को वो पॉजिटिव लेना चाहता है, दैट मींस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है। साइन थीटा तो चलो सेकंड में भी पॉजिटिव था, बट कॉस थीटा सेकंड में नेगेटिव था, और उसका मॉडुलस ले रहे हो, दैट मींस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सोचना है, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं सोचना है। तो यानी कि अब हमारे लिए ये हो गया कि हमको जो ये थीटा लेना है यहाँ पे, मतलब इस चीज पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस थीटा को चलो उधर ले जाओ, या साइन थीटा को उधर ले आओ, कैसे भी ले आओ, कोस थीटा को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, और इधर हो जाएगा 1 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई नहीं पाई बाय 2। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया हूँ, मॉडुलस वॉडुलस हटा के मैंने पूरा कंपाइल करके लिख दिया कि अब थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और टेन थीटा 1 होना चाहिए। अब सब जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा पाई बाय 4 होता है। आंसर आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाई बाय 4। और अगर आप ये मॉडुलस वॉडुलस ना भी सोचो तो भी टेन थीटा तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट भी ले लेते हैं अगर आप, तो भी फर्स्ट सेकंड दोनों में भी वो पाई बाय 4 पे ही अपन होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 खुद भी नेगेटिव हो जाता है। 10 तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट तो वैसे भी अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो अगर आप ये मॉडुलस का दिमाग लगा लो तो अच्छी बात है, पूरा कॉन्सेप्ट से समझाया मैंने। अगर इनकेस नहीं भी लगा पाओ, बिना मॉडुलस के एवं ही सॉल्व कर दो, तो भी आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पे ही लाओगे, तो भी आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 ही लाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट होती है, सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करें, कोई डाउट हो तो पूछें, एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत है, और इलेबोरेट कर देंगे अगर कम पड़ जाए तो। वैसे तो लगता है कि मैंने पूरी चीज एक एक चीज खोल के बताई है, बट फिर भी अगर कोई चीज ना समझ आए तो यू कैन आस्क। ठीक है, एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।